आप अगर अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं तो वह सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप अपने रिटर्न पर, इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न निकालते हैं। तो रिटर्न जो है आपको हर जगह मिलता है, चाहे तो वह इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, आपके सोशल लाइफ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो, आपके फैमिली के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो। तो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको सभी जगह मिलता है। आपको यह देखना होगा कि आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, गलत तरीके से या सही तरीके से। गलत तरीके से किया गया इन्वेस्ट कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में आपको फ़ायदा पहुंचाता तो नज़र आ सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका परिणाम बहुत ही भयावह रहने की उम्मीद हमेशा और हमेशा बनी रहती है और होती ही है। जबकि अगर सही तरीके से अगर आप करते हैं किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, तो लंबे समय में यह आपके लिए फलदायी साबित होता है। इसलिए सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कीजिए। तो आज का टॉपिक वही रहेगा, मेरे रिटर्न पर कितना इन्वेस्टमेंट मिलता है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप अपने रिटर्न पर, आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न निकालते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पर आधारित रहेगा। तो हम लोग जैसा भी बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट जो होता है मुख्यतः 3 तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अपने आप पर इन्वेस्टमेंट, सोशल इन्वेस्टमेंट और फैमिली पर इन्वेस्टमेंट। 2 तो आप समझ गए, सोशल और फैमिली। अपने आप पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जैसे आप आज के डेट में नौकरी पेशा हुए, मान लीजिए नौकरी शुरू करने जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपने आप ऊपर इन्वेस्टमेंट, आप ऐसे कोर्स लीजिए, ऐसे चीज़ों को पढ़िए, ऐसे चीज़ों को समझिए जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता हो और जिससे वैल्यू ऐड हो। वैसे चीज़ को सीखिए जिससे आपके जीवन में वैल्यू ऐड हो। आप अभी तक जो पढ़ रहे थे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इससे आगे लाइफ में कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आपको धन अर्जित करना है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, गामा, अल्फा, बीटा कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता, कुछ नहीं आपको हेल्प कर सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो किया गया, आगे आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, वही आपकी लाइफ की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने आप के ऊपर जितना ज़्यादा हो सके इन्वेस्ट कीजिए। समय अपने आप को दीजिए, पुस्तकें पढ़िए, अच्छी अच्छी जानकारी लीजिए इंटरनेट से, अच्छे अच्छे कोर्स कीजिए। कोर्स महंगा हो सकता है, सस्ता हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि यूट्यूब पर भी आज बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है। अगर सही रूप से आगे करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर भी कोर्स बहुत सारे अवेलेबल है। आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी जो मैं पर्सनली सभी को रिकमेंड करता हूँ, इस पुस्तक को, रिच डैड पुअर डैड के पुस्तक के बारे में। यह पुस्तक जो है सभी को अवश्य पढ़नी चाहिए। आप अपने बच्चे को गिफ्ट कीजिए, इसे पढ़ने को प्रोत्साहित कीजिए, इसको पढ़ने के लिए एक बार ज़रूर बोलिए। यह पुस्तक जो है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पर्सनल लाइफ, साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत करने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। यह जो रिच डैड और पुअर डैड की पुस्तक है, इसमें से बेसिकली आपको यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन करने को देखने को मिलेगा। यह 4 कैडर बनाया हुआ है जिसमें से लिखा हुआ है S, E, B और I। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं आज की दुनिया में 99% लोग इस कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय। क्योंकि वह जो है जैसे ही उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है वह चाहते हैं कि एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और वहाँ से परमानेंट सैलरी हमको ज़िंदगी भर मिलती रहे। और यहीं से जो होता है एम्प्लॉय की शुरुआत होती है। जब हम एम्प्लॉय की बात करते हैं, जब एम्प्लॉय आप बनते हैं तो रैट रेस में आप फंसते जाते हैं। रैट रेस की शुरुआत यहीं से होती है। रैट रेस कहने का मतलब है पे चेक टू पे चेक, मतलब आप इस मंथ में जितना कमाएंगे उतना ही खर्च हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। वहाँ पर क्या होता है कि अगले महीने फिर आप इंतज़ार करेंगे। हो सकता है इस बीच में आप लोन ले लें या कुछ और कर दें, तो आपको अगला चेक का इंतज़ार करना पड़ेगा और इसी साइकिल में आप फंसे हुए रह जाते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कहने का मतलब वैसे लोग जो कि जैसे डॉक्टर हैं, टीचर हैं या दुकानदार हैं या खुद का अपना कुछ बिजनेस करते हैं छोटा मोटा, जो कि सोचते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन वो बिजनेसमैन नहीं होते हैं। क्योंकि अगर किसी को
आप बिजनेस चलाने के लिए या कुछ काम करने के लिए स्वयं वहाँ उपस्थित रहना पड़ता है, तो वह जो है बिजनेस कैटेगरी में नहीं आता है, वह सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। तीसरा क्राइटेरिया होता है बी यानी बिजनेस। बिजनेस क्राइटेरिया यहाँ होता है जहाँ पर आपको उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें आपका जो होता है इनकम अपने आप बढ़ते रहता है। तो सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेसमैन में इतना ही अंतर होता है, सेल्फ एम्प्लॉय में आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ता है, आपको समय देना पड़ता है, तभी आपको अर्निंग होती है। जैसे आप वहाँ से हटे, आप उसमें समय नहीं दीजिएगा, आपकी अर्निंग आना बंद हो जाएगी। लेकिन बिजनेसमैन के केस में यह होता है, आप वहाँ रहे या न रहे, आपकी इनकम लगातार धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। इन्वेस्टर, यह ऐसा क्राइटेरिया है, इसमें सभी लोग घुसना चाहते हैं और घुसना ही चाहिए और करना चाहिए। सभी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे तो आप किसी भी कैडर से बिलोंग करते हो, एम्प्लॉय हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, इन्वेस्टर बनना चाहिए। लेकिन हाँ, इन्वेस्टर बनने से पहले आपको सही रूप से इन्वेस्टमेंट सीखना चाहिए। यहीं पर आता है सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बात। अगर आप सही रूप से इन्वेस्टमेंट सीखते हैं तभी आप अपने जो है एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास एसेट्स है उसको बढ़ा सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड का जब कैश फ्लो आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक देखने को बात मिलेगी रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बारे में। यहाँ पर दो तरह का ग्राफ दिखाया गया है आपको। यह पहला ग्राफ है रिच माइंडसेट की और दूसरा ग्राफ है पुअर माइंडसेट की। इसमें क्या होता है, जब किसी का इनकम होता है तो वह सीधा लायबिलिटी में चला जाता है। लायबिलिटी खरीदने कहने का मतलब हुआ जैसे कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, किसी तरह का पर्सनल लोन चल रहा है, यहाँ से चुकाया, एक्सपेंस में खर्च होते, जो भी दूसरे तरह का खर्च है, होम घर खर्च, जो भी खर्च है, वहाँ से निकल करके उसका सारा पैसा साफ हो जाता है। लेकिन वही रिच माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, रिच माइंडसेट के लोग जहाँ इनकम हुआ, इनकम से एसेट क्रिएट करते हैं। जैसे कोई घर खरीदते हैं, उसे रेंट पे लगाते हैं, किसी तरह का बिजनेस चलाते हैं और बहुत ऐसे दूसरे कार्य करते हैं जहां से वह सोते हुए इनकम कमाते हैं। इस एसेट से इनकम होती है, इस इनकम से दोबारा एसेट क्रिएट करते हैं। ये लायबिलिटी पर वो लोग बहुत कम खर्च करते हैं, शो ऑफ पर बहुत कम खर्च। जैसे मिडिल क्लास के लोग, हम जैसे लोगों की आज के मेंटलिटी बन गई है शो ऑफ करने का, बड़ी कार लेने का, बड़े घर लेने का, जिसका कोई मतलब नहीं रह सकता। आप सिर्फ शो ऑफ के लिए लेते हैं, जिसका कि सही मायने में कोई मतलब नहीं रहता। तो ऐसे अगर मेंटलिटी है तो आप हमेशा पुअर बने रहेंगे। रिच माइंडसेट अपनाना है तो आप अपने इनकम से एसेट्स क्रिएट कीजिए, वैसे एसेट्स क्रिएट कीजिए जिससे कि आपको लगातार और हर दिन बिना जागे बिना सोए, आप रहे या न रहे, आप सो रहे हो क्या कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको इनकम बनता रहे। वैसा अगर एसेट क्रिएट करते हैं तो आप रिच माइंडसेट के अंतर्गत आने से कोई नहीं रोक सकता। अब रही बात कि ठीक है भाई, हम एसेट्स क्या बनाएंगे, तभी तो हमको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलेगा। तो एसेट आपका इक्विटी हो गया, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से एसेट क्रिएट कीजिए। हालांकि इस तरह के एसेट को आप पेपर एसेट बोल सकते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि आपका फिक्स, मान लीजिए आपको अच्छा खासा पैसा हुआ, वहाँ से एसेट को इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, फिक्स्ड इनकम में लगा दीजिए, वहाँ से आप जो है आसानी से आप साल दर साल उसके ब्याज पर ले सकते हैं। कैश में जो है आपका पैसा अगर कैश में है, वो भी एक तरह का एसेट होता है। मार्केट कमोडिटी जो होती है, कमोडिटी, बहुत सारे कमोडिटी जो होते हैं आपका एसेट्स का काम करेंगे। रियल एस्टेट जो ज़मीन जायदाद घर होते हैं आपके एसेट्स के काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहिए, एसेट्स बनाने के लिए ज़्यादा लायबिलिटी लेना सही नहीं होता। हाँ, गुड लायबिलिटी और बैड लायबिलिटी में दोनों अंतर होता है। अगर वैसा लायबिलिटी जो कि आपके ईएमआई से ज़्यादा आपको इनकम करके दे रही है, तो आप जरूर उस तरह के एसेट्स को खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं। अन्यथा वैसे लोन से बचिए जहां पर कि आपकी जेब से खुद से पैसा भरना पड़ रहा है, अधिक मात्रा में पैसा भरना पड़ रहा है। वैसे अगर लोन में आप फंस जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आने वाले समय में। आइए अब आगे देखते हैं। पेपर एसेट्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स मार्केट, यहाँ पर दो जो है प्रचलित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न सही रूप से निकालना चाहते हैं तो।
म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर लगभग अगर लंबे समय में इन्वेस्ट करते हैं तो 15% का रिटर्न मिलेगा। अगर 15% का रिटर्न, अगर 15,000 रुपया पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आप अपने सैलरी से 15 सालों के लिए, तो आपको कॉर्पस 1 करोड़ बनाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, यह इन्फ्लेशन एडजस्टेड कैलकुलेशन नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू का 1 करोड़ चाहिए तो उसके लिए आपको और अधिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ सकता है। दूसरा आता है स्टॉक्स मार्केट। डायरेक्ट अगर इक्विटी आपको खरीदना है, डायरेक्ट स्टॉक खरीदना है, तो आप स्टॉक्स मार्केट में डीमैट अकाउंट के जरिए वहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सिंगल पार्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं भी रहती है, और ऐसा भी रिटर्न मिल सकता है कि एक ही इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। इसलिए आप उस तरह के इन्वेस्टमेंट में सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पर कि रिस्क और रिवार्ड रेशियो बहुत ही हाई है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तभी आप स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, अन्यथा अगर आप वैसे पर्सन हैं जो कि आप नौकरी करते हुए भी थोड़ा अच्छा खासा अर्निंग करना चाहते हैं, टेंशन फ्री अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रह सकता है। उसके बाद आती भाई ठीक है, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करें तो किस माध्यम से, कौन कौन से म्यूचुअल फंड हमारे लिए सही हो सकता है। ध्यान रखिए, कम से कम आपका टाइम हॉरिजन अगर 10 साल से ज़्यादा है तो इस तरह के म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड और मोतीलाल का मिड कैप फंड, इस तरह के फंड में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपका जो है रिटर्न साल दर साल लगभग 15% से ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट पर अवश्य ही बनेगा। लेकिन ध्यान रहे, लीनियर रिटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हो सकता है एक साल 15% मिले, अगले साल 20% मिले, अगले साल हो सकता है -10% मिले। इस तरह से साल दर साल आप देखेंगे, और लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हैं तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट, इस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको 15% से रिटर्न बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद आती है, अगर स्टॉक्स में लेना है तो वैसे स्टॉक्स को पिक कीजिए जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल 20 साल से ज़्यादा है और लगातार आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके देते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा आरओई बना करके देते हैं। उस तरह के इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखिए, उस तरह को शेयर को ध्यान में रखिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट की चेक कीजिए। उसका बैलेंस शीट पढ़िए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, उसका फ्यूचर ग्रोथ पढ़िए, तब आप उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर आपको आशा रख सकते हैं कि 20% से 25% का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। इनमें से जो है आप देखेंगे जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड स्टॉक्स हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, पीडीलाइट हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया। इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि आप रिसर्च करके इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि यह मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, यह फिर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बताया जा रहा है, किसी भी तरह का स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक्स बाई करने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर तथा अपना खुद का रिसर्च कीजिए, तभी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर इस तरह से आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, इस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं सही तरीके से, तो आपको यह आशा रखिए कि आने वाले समय में आप एक ऐसे एसेट्स क्रिएट करेंगे जहां पर कि जिसके बाद आपको काम करने की आवश्यकता लगभग नहीं होगी, और बैठे बैठे आपको इतना पैसा आने लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपकी ज़िंदगी आराम से कटेगी। लेकिन शर्त यही है, एक बार आपको एसेट बनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है इस तरह का रिटर्न देखने को मिलेगा। 15% 20% का रिटर्न अगर निकालना चाहते हैं तो ज़रूर निकालिए। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के जरिए निकालना है, छोटे छोटे पैसे लगाना है तो आज से इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, एसआईपी म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। और हाँ, कोशिश कीजिए रिच डैड पुअर डैड का इस बुक को ज़रूर पढ़िए, अगर नहीं पढ़े तो एक बार ज़रूर पढ़िए, और कैश फ्लो को समझिए, जो कि आपके पैकेट से सैलरी आती है उसे इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, न कि लायबिलिटी खरीदिए। उसको पहले इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद आप अच्छी तरह से अगर इन्वेस्टमेंट एस्टैब्लिश्ड हो जाता है उसके बाद आप
लायबिलिटी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।